हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सी टेट का सिलेबस जो कि एसएसटी का होता है क्लास 6 to 8 का, उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अगर आप दिसंबर 2024 सी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप एनसीईआरटी का क्लास 6 to 8 का सिलेबस मेरे इस चैनल से कर सकते हैं। ओके, आज का हमारा चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वही हाईलाइट किए हैं, यानी कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है या जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया और वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। यानी कि आप स्काई में, अब आप इमेजिन करके देखिए कि आप आसमान में क्या देखते हैं। आप आसमान में शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं। यानी कि अगर आप स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ स्टार्स जो होंगे आपको ब्राइट या चमकीले दिखाई देंगे, वहीं कुछ स्टार्स जो होंगे जिनकी लाइट क्या होगी, बहुत डिम होगी, ठीक है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद द डायमंड्स, यानी कि डायमंड्स लगे हुए हैं। ओके, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, चमकते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स। यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ तारे जो होते हैं वो फ्लिकर करते हैं, यानी कि जैसे लाइट ऑन और ऑफ होती है ना, वैसे करते हैं, वैसे चमकते हैं। और कुछ तारे जो होते हैं वो सिर्फ दिखाई देते हैं, चमके दिखते हैं, यानी कि वो चमकते नहीं है। ओके, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। तारों के अलावा हम मून को भी देखते हैं, मोस्ट ऑफ द डेज हमें मून दिखाई देता है। लेकिन जैसा भी हमको पता है, डिफरेंट टाइप्स में मून के जो शेप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंट पोजिशंस में होते हैं। ओके, यू कैन सी हियर कि उनके जो शेप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में वो होते हैं। ओके, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, यानी कि एक महीने में आप एक ही बार फुल मून देखते हैं, जो कि पूर्णिमा का दिन होता है। उस दिन हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल मून और पूर्णिमा। और वहीं अगर हम देखें अमावस्या के दिन मून बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि जो आसमान होता है या स्काई होता है वो एकदम एम्प्टी होता है। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यू मून। तो हम क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स होते हैं और उनकी डिफरेंट पोजीशंस होती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट अ क्लियर नाइट, यानी कि उस दिन आपको आसमान अमावस्या के दिन बिल्कुल साफ नजर आता है, एकदम अंधेरा होता है और आप स्टार्स को इजीली देख सकते हैं। फुल मून इज द डे ऑफ पूर्णिमा एंड न्यू मून इज द डे ऑफ अमावस्या। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि ये जो मून है या जो स्टार्स है वो हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते। इस क्वेश्चन का आंसर है, इट इज बिकॉज द ऑल वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ, यानी कि सन की जो रोशनी है वो इतनी तेज है कि वो इन स्टार्स को और मून को दिन में विजिबल नहीं होने देती, यानी कि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, जिस वजह से हमें स्टार्स और मून दिखाई नहीं देते हैं। और सूरज ढलने के बाद में, यानी कि सनसेट के बाद में, नाइट में ही वो हमें दिखाई देते हैं। ओके, सन की रोशनी की वजह से वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सन, मून और जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो हमको रात में नाइट स्काई में जो दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ बहुत बड़ी होती है और कुछ बहुत गर्म भी होती है। एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनकी खुद की हीट और इनका खुद का लाइट होता है। विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट, यानी कि वो एमिट करते हैं या लाइट उनमें दिखती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज स्टार्स, तो यानी कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है उनको स्टार्स कहा जाता है। द सन इज अ स्टार, यानी कि स्टार का एग्जाम्पल क्या है, सन। देखो सन एक स्टार है, क्यों, क्योंकि सन की खुद की हीट है, अपनी खुद की हीट है और खुद की लाइट है, दैट इज वाई सन इज अ स्टार। और वहीं हम कहें कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की कोई लाइट या फिर हीट और लाइट नहीं होती है उनको हम कहते हैं प्लैनेट्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ while watching the night sky, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of star. These are called as constellations. यानी कि अगर आप देखोगे स्काई में हम देखते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि जब स्टार्स मिलके कोई ना कोई शेप बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। ओके,
उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। सो उर्सा मेजर यानी कि एक बेयर बना हुआ होता है स्टार्स से मिलकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिलेशन का। वहीं अगर हम देखिए मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो हम डेली देख सकते हैं, वो है आपका सप्तऋषि का, यानी कि 7 तारे जो होते हैं या स्टार्स मिलकर एक क्वेश्चन मार्क का शेप बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उल्टा क्वेश्चन मार्क जो है वो बना हुआ है, यानी कि 7 तारे मिलकर एक शेप बना रहे। सो जब स्टार्स मिलकर कोई ना कोई शेप बनाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। ओके, सो उर्सा मेजर यानी कि जो बियर शेप जो स्टार जो जब स्टार्स बियर शेप बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। और जब वो क्वेश्चन मार्क का शेप बनाते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिलेशन। ओके, लेकिन उस कॉन्स्टिलेशन का नाम क्या है, सप्तर्षि या सप्तऋषि। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, यानी कि ये उर्सा मेजर ऑफ कॉन्स्टिलेशन जो है उसी का एक पार्ट है। नाउ इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार, यानी कि पहले प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो लोग स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे कि कौन सा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वॉट एवर जो भी डायरेक्शन है वो स्टार्स की हेल्प से पता लगाते थे। ओके, द नॉर्थ स्टार, जस्ट अ सेकेंड, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि जो नॉर्थ में जो स्टार होगा उसको वो क्या शो करेगा, नॉर्दर्न डायरेक्शन जो है, यानी कि उत्तर की दिशा जो है वो बताएगा। इट इज नोन एज अ पोल स्टार, यानी कि जो स्टार जो नॉर्थ की पोजीशन बताता है या नॉर्दर्न डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल स्टार, या इसको हिंदी में कह सकते हैं ध्रुव तारा। सो आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो है ये आपका क्या है, पोल स्टार है। तो यानी कि अगर ये पोल स्टार यहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्दर्न डायरेक्शन, यानी कि जो नॉर्थ का डायरेक्शन है वो इसी पोजीशन में है, यानी कि यही है। ओके, सो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम इन द स्काई, सेम पोजीशन, एक ही जगह पे रहता है, ये मूव नहीं करता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 7 स्टार जो है वो इस पोल स्टार से क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि जहां पर क्वेश्चन मार्क जो स्टार्ट हो रहा है उसके एकदम सीध में या स्ट्रेट में अगर हम देखेंगे तो हमको पोल स्टार नजर आएगा। नाउ वी कैन locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Okay, so अभी हमने ये पढ़ा। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to a pole star. यानी कि हमने यहाँ पे लाइन बनी हुई नहीं है, हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है कि जो सप्तऋषि जो है उसके स्ट्रेट में ही हमें पोल स्टार नजर आएगा। हम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब देखो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्स। अब हम बात कर लेते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है और जो सन के रोशनी या सन के प्रकाश की वजह से दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट comes from the Greek word planetai, which means wanderers. Wanderers का मतलब क्या होता है, जो घूमते रहते हैं। और प्लैनेट्स आपको पता ही है, रिवॉल्व भी करते हैं और वो रोटेट भी करते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, यानी कि जो अर्थ जो है, यानी कि अगर हम क्या कहे पूछे कि अर्थ जो है वो प्लैनेट है या स्टार है तो हम क्या कहेंगे, अर्थ इज अ प्लैनेट। वाई प्लैनेट, क्योंकि अर्थ में कोई लाइट नहीं है और सन की रोशनी की वजह से ही अर्थ दिखाई देती है। ओके, सो इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, विच इज आर नियरेस्ट स्टार। ओके, सो अगर हम कहें पृथ्वी का जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है, सन है। नाउ प्लैनेट और स्टार्स में डिफरेंस पता चल गया। सो अभी आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सो अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है तो भी आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सन स्टार है या प्लैनेट है, या फिर अर्थ स्टार है या प्लैनेट है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अ मून, अभी हमने बात किया अर्थ प्लैनेट है, सन स्टार है, तो मून क्या है। सो मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या करती है, चारों तरफ पृथ्वी के घूमती रहती है। ओके, सो इट इज अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ, ये हमारे अर्थ का कंपेनियन है या फ्रेंड है, क्योंकि वो हमेशा अर्थ के साथ में घूमती रहती है, ठीक है। एंड मूव्स अराउंड इट, जैसे कि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है वैसे ही जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. अब देखो प्लैनेट्स जो हैं वो प्लैनेट है क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं है और वो सन की वजह से ही दिखाई देते हैं, या उनमें जो गर्मी है या जो उनमें लाइट है वो सन की वजह से है। ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव द रिंग्स अराउंड देम।
ओके, सो ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, इनके चारों तरफ एक रिंग बनी हुई है। ओके, रिंग या बेल्ट कह सकते हैं, एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दीज़ रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के या फिर अच्छे पावरफुल टेलीस्कोप से हम इन रिंग्स को देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमको हम नॉर्मली अगर हम अपने नेकेड आई से देखने जाएँगे तो हमको वो विज़िबल नहीं होगी या दिखाई नहीं देगी। सो अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ओके, यानी कि सौर मंडल के बारे में। The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. यानी कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन, सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स इन सब से मिलकर बना है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। अब इसको सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन जो है वो इस फैमिली का हेड है। नाउ द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य हमेशा बीच में रहता है और बाकी जो भी 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ओके, सो ये बहुत बड़ा है साइज में और ये गर्म गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सोलर सिस्टम जैसे काम कर रहा है, यानी कि जो प्लैनेट्स जो चारों तरफ घूम रहे हैं वो इस फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, पुलिंग फोर्स की वजह से। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है सोलर सिस्टम की वजह से, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था सन की वजह से ही प्लैनेट जो है वो दिखाई देते हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. So कहने का मतलब ये है कि बहुत आँख का गोला है लेकिन इसकी जो हीट है हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। कितना दूर है? द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स हमसे दूर है। हमें नज़दीक दिखाई दे सकता है लेकिन एक्चुअल में इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितना किलोमीटर सन जो है वो दूर है पृथ्वी से। अब बात कर रहे थे हम प्लैनेट्स के बारे में। ओके, सो देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जैसा हमको पता है 8 प्लैनेट्स है। अब इसका जो सीक्वेंस याद रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दे रखी है, दैट इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि जो मेरी एफिशिएंट जो मदर है उन्होंने मुझे नट्स दिए, या यहाँ पे आप नट्स की जगह नूडल्स भी बोल सकते हैं, तो नूडल्स से भी आप एन को याद रख सकते हैं। ओके, सो क्या ट्रिक है इसमें? माय से सबसे पहले हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। ओके, माय के एम से याद रखेंगे मर्क्यूरी। सीक्वेंस हम इसी ट्रिक से याद रखेंगे। वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। ओके, all the 8 planets of our solar system move around the sun in fixed path, यानी कि जो ये जो भी है 8 planets जो है वो सन के चारों तरफ जो है वो फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। ओके, फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। अगर ये फिक्स पाथ में या एक लाइन में नहीं घूमेंगे तो क्या होगा? ये आपस में कोलाइड करते जाएंगे। दैट इज वाई नेचर ने बनाया ही इनको ऐसा है कि ये एक फिक्स पाथ में जो है वो मूव करते हैं, और इसी फिक्स पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स। यानी कि हम कह सकते हैं प्लैनेट्स जो है वो अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। नाउ मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। सबसे नजदीक जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मर्क्यूरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, यानी कि अगर हम बात करें मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं एक चक्कर काटने में, यानी कि सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन के लिए उसको 88 डेज लगते हैं। देखो, प्लैनेट्स जो होते हैं वो रोटेट भी करते हैं और वो रिवॉल्व भी करते हैं। रोटेट का मतलब होता है जब वो एक जगह पर अपनी एक्सिस पे घूमते हैं, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। ओके, सो वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन। अब यहाँ पे वीनस को अर्थ का ट्विन कहा है, यानी कि जुड़वा भाई कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज और जो शेप है वो वेरी मच सिमिलर है किससे? अर्थ से। ओके, अगर हम देखें तो 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे। प्लूटो नमा प्लैनेट था, 9th प्लैनेट था, लेकिन 2006 के बाद में ये डिसाइड किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये डिसाइड किया गया कि अब प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको यानी कि सोलर फैमिली में काउंट नहीं किया जाएगा। सो अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देख सकते हैं। सोलर का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द सन। हमको पता है, जैसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो सन से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। ओके, सो सोलर का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द सन। ओके, और अभी हमने डिस्कस किया था क्योंकि सन
जो है सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो है वो घूमते हैं, इसलिए हमने सन को क्या बोला है, हेड ऑफ द फैमिली। ये वर्ड ओरिजिन यहाँ पे बता रखा है, ये आप रीड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सोलर का मतलब आप ज़रूर याद रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जियोलॉजी का मीनिंग दे रखा है। जियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द, जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी मीन स्टडी, सो जियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज जियोलॉजी। नाउ डू यू नो, humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called as astronomers. यानी कि वो लोग जो ग्रह, celestial bodies, asteroid, meteoroids इन सब की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट was the famous astronomer of the ancient time. अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, हु वॉज द फेमस, ठीक है, एंशियंट इंडिया का जो फेमस एस्ट्रोनॉमर है वो कौन है, आर्यभट्ट। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, अभी हमने पढ़ा था। ओके, प्लैनेट्स और जो मून है वो सन की लाइट्स की वजह से ही दिखाई देते हैं, उनमें खुद में कोई लाइट नहीं है क्योंकि वो प्लैनेट है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के बारे में। सो अर्थ क्योंकि हमारा प्लैनेट है इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी कि थर्ड नियरेस्ट है, यानी कि तीसरा नंबर जो है नज़दीक का जो प्लैनेट है वो कौन सा है, अर्थ। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, अगर साइज की बात की जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फैटन्ड एट द पोल्स, यानी कि जो अर्थ है, आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज जो है वो अपने पोल से यानी कि अपने टॉप और बॉटम से लिटिल बिट फ्लैट होता है, यानी कि चपटा अगर हम कहें लोकल भाषा में तो वैसा होता है, पोल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड। ओके, इसलिए इसके जो अर्थ का जो शेप है उसको हम क्या कहते हैं, जियोड। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। नेक्स्ट पेज पे, सो कंडीशंस, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों अर्थ पे लाइफ है, यानी कि यहाँ पे जीवन क्यों पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर, तीन चार कंडीशन से सबसे पहली जो है वो कौन सी है, द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यानी कि अर्थ जो है वो इतना अप्रोप्रिएट प्लैनेट है कि वो ना ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा वो ठंडा है। सो यानी कि वो रहने के लिए बिल्कुल फेवरेबल है। ओके, इट हैज़ वाटर एंड एयर, इस पर वाटर और एयर जो है वो अवेलेबल है। जो दो बेसिक नीड हमको चाहिए, पानी हमको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, एयर चाहिए। एयर में क्या होता है, हमारे जो एसेंशियल गैसेज यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमें एयर में मिलती है। दैट इज़ वाई एयर और वाटर यहाँ पे है तो लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। सो पहला रीजन क्या हो गया कि नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड है। सेकंड क्या है कि यहाँ पे वाटर और एयर है जो कि हमारे जीने के लिए या सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। वहीं थर्ड की बात करें, द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, यानी कि जो हमारी लाइफ को सपोर्ट जो करती गैसेस, ऑक्सीजन जैसे कि है वो भी एयर में अवेलेबल होती है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं अर्थ पे क्या है, लाइफ है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सो अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि बाकी कंपैरेटिवली 8 प्लैनेट्स में से अर्थ में लाइफ है इन फॉलोइंग 3 रीजंस की वजह से। सो क्वेश्चंस बन सकता है, 4 रीजन दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा एक रीजन नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इन चारों में से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। ओके, नाउ फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू इन द कलर बिकॉज, अब जो है हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं या इसको हम वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का या नीले रंग का नजर आता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वाटर अवेलेबल है, यानी कि जो अर्थ है वो 71% वाटर से कवर्ड है, या फिर हम कहें 2/3 जो है इसका सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। दैट इज वाई अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट या फिर हम उसको वाटरी प्लैनेट कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सा जो प्लैनेट है वो वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, या फिर कितना परसेंटेज ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर से कवर है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक फैक्ट देख लेते हैं, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर्स। फिर भी अगर हम देखें तो सन को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लग जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि सन जो है वो कितना दूर होगा पृथ्वी से। पहले हमने पढ़ा ना, 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो सन हमारे यहाँ से दूर है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ भी सकता है कि कितना स्पीड होती है, तुमको याद रखना है ये नंबर्स की 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ना अब बात कर लेते हैं हम मून के बारे में। सो मून,
आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। सो अर्थ जो है उसकी एक ही सैटेलाइट होती है जो कि मून। अगेन सैटेलाइट क्यों है? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ जो है वो घूमता रहता है मून। ओके, दैट इज़ व्हाई इसको हमने क्या बोला है? सैटेलाइट बोला है। डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि 1/4 डायमीटर है इसका। 1/4 यानी कि 1/4। ओके, इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि हमको नजदीक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट है हमारी पृथ्वी के कंपेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, यानी कि जो इसकी जो डिस्टेंस है, मून की जो डिस्टेंस है वो ये है। तो ये भी हम याद रख सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक दो बार अगर आप नंबर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, सन का जो डिस्टेंस है वो याद रखना है हमें, और मून का डिस्टेंस भी हमें याद रखना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी कि जो मून जो है वो एक कंप्लीट सर्कल अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट करने में 27 डेज का टाइम लेता है, यानी कि जो मून का रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो है 27 डेज। ओके, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द वन स्पिन, यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्लैनेट्स और जो मून भी अगर हम बात करें तो वो रोटेट भी करता है और वो रिवॉल्व भी करता है, यानी कि मून एक तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और वहीं पर वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है, यानी कि जो उसका रोटेशन और जो रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो सेम है, यानी कि दोनों 27 डेज में कंप्लीट करता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि इसका जो रोटेशन और जो रेवोल्यूशन टाइम है वो सेम है, वो 27 डेज है। दैट इज वाई हमको मून की सिर्फ एक ही हिस्सा, एक ही साइड दिखाई देती है, उसकी जो अदर साइड है वो दिखाई नहीं देती है। सो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है और क्या ये दोनों बराबर है। तो ओके, सो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन जो टाइम है मून का वो 27 डेज है और दोनों सेम होता है। इसी वजह से हमको मून की सिर्फ एक ही साइड नजर आती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर द लाइफ। सो मून पे लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस। ओके, सरफेस दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। अगर आपने देखा होगा, जैसे हमें कई बार हम देखते थे या बचपन से हम कहते आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कोई औरत चरखा चलाए, तो हमने वो शेप आइडेंटिफाई किया, ऐसा रियल में नहीं है, जबकि वो शेडोज बने हुए हैं मून के डेब्रिस और ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी ना, कि भाई यहाँ पे जो इस तरीके से डिप्रेशंस बने हुए हैं या प्लेन्स एरियाज हैं, माउंटेन्स जो है, इस वजह से उसका शेप ऐसा दिखता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की, इन डिप्रेशंस और प्लेन्स की वजह से उसमें हमें नज़र आता है कि कोई ना कोई आकृति या शेप बना हुआ है। ना अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। ओके, नाउ अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल। अब सैटेलाइट क्या होती है? ये एक सेलेस्टियल बॉडीज है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, यानी कि सैटेलाइट बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह होती है। वो भी हम कह सकते हैं चारों तरफ घूमती है, यानी कि जैसे प्लैनेट्स जैसे कि सन की चारों तरफ घूमते हैं, वैसे सैटेलाइट जो होती है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। ओके, सो ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि मूव करती है प्लैनेट्स की तरफ। नाउ एक होती है आपकी ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जैसे कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, उसको किसी पर्सन ने या ह्यूमन बीइंग ने बनाया नहीं है। और वहीं जो सैटेलाइट जिसको ह्यूमन बीइंग बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड सैटेलाइट। जैसे कि अभी जो हमारा इंटरनेट का कनेक्शन जो आ रहा है या कम्युनिकेशन जो हो रहा है, वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट की वजह से, वो मून की वजह से नहीं है, वो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट की वजह से होता है। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सो इट इज़ अ, यू कैन से सैटेलाइट जो बता बता रखी है, ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इंडियन सैटेलाइट्स के? जैसे कि इनसेट, IRS, एड्यूसेट एक्सेट्रा। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ सेलेस्टियल और अदर सेलेस्टियल बॉडीज को देख लेते हैं। एक होता है आपका एस्टेरॉइड्स, एक होता है आपका मीटरॉइड्स। एस्टेरॉइड की पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा स्टार्स घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं, सैटेलाइट्स घूमते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ टाइनी ऑब्जेक्ट्स या कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ओके, सो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि एस्टेरॉइड्स जो है वो किन प्लैनेट्स के ऑर्बिट में घूमते हैं? तो हमको याद रखना है मार्स और जुपिटर। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? वो सर्कुलर पाथ जिसमें प्लैनेट घूमते हैं।
ना अब आ जाता है आपका मीटरॉइड्स। मीटरॉइड्स भी क्या है, ये भी एक तरह की या एक टाइप की सेलेस्टियल बॉडी है। द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड एज मीटरॉइड्स। अब यहाँ पे मीटरॉइड्स क्या है, ये छोटे छोटे पीसेस हैं, किसके, रॉक्स के पीसेस हैं, ठीक है, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मीटरॉइड्स। समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। यानी कि जब ये अर्थ की तरफ आते हैं तो ये गिरते हैं, यानी कि पत्थरों की तरह गिरते हुए दिखाई देते हैं, या फिर कई बार हम देखते हैं ना, हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा होते हैं मीटरॉइड्स। ओके, तो ये जो होते हैं कई बार ये पृथ्वी पर गिरने की करते हैं, यानी कि जब ये गिरते हैं, ओके, तो वहां पर क्या हो जाता है, खड्डे हो जाते हैं यहाँ पे, या फिर वहां पे बर्न हो जाता है। यानी कि जो टूटता हुआ तारा हम जिसको कहते हैं ना, वो एक्चुअली होते हैं मीटरॉइड्स, जो कि रॉक के टुकड़े होते हैं, वो जमीन पर या हम कह सकते हैं पृथ्वी पर गिरते हैं। अब ये क्यों गिरते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। यानी कि जब वो स्पीड से जब नीचे गिरते हैं तब वो हवा से टकराते हैं, और हवा से टकराने की वजह से वो जलते हैं और उनके पीसेस हो जाते हैं और वो अर्थ पे आकर गिर जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। फ्लैश ऑफ लाइट अगेन आपको मैंने क्या बोला, टूटता हुआ तारा जो है वो आपका मीटरॉइड्स है। एक चमकती हुई लाइट दिखाई देती है, वो क्या है, आपके मीटरॉइड्स। ओके, फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। यानी कि वो एक तरीके से खड्डा कर देते हैं, अर्थ पे खड्डा हो जाता है, हॉलो हो जाता है वहां से, क्योंकि वो भारी बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं ना वो, ठीक है। सो दैट इज वाई वहां पे क्या हो जाता है, होल हो जाता है। नाउ अब ये हो गया बात अपना मीटरॉइड्स की। अब यहाँ पे एक और चीजों के बारे में बात करते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिवर्स या ब्रह्मांड क्या होता है, और वही गैलेक्सी क्या होती है, तारामंडल क्या होता है। ओके, जब मिलियंस ऑफ स्टार्स आपको एक जगह पर दिखाई देते हैं तो उसको हम गैलेक्सी कहते हैं, या उसे गैलेक्सी कहा जाता है। ओके, सो व्हाइट कलर की चमकीली जैसी दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। सो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो ये जो पिक्चर से बताया है, व्हाइट बैंड यहाँ पे बना हुआ है, तो यानी कि ये मिलियंस ऑफ द स्टार्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। अब जिस गैलेक्सी में हमारा प्लेनेट अर्थ है, उस गैलेक्सी को कहा जाता है मिल्की वे, और उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, आकाश गंगा। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारी पृथ्वी है या हमारा अर्थ जो है वो किस गैलेक्सी में है, तो उसका नाम हो जाएगा मिल्की वे। तो ये हमको पता होना चाहिए, फैक्ट है। ओके, सो दिस बैंड इज द मिल्की वे। ये जो बैंड है व्हाइट कलर का शाइनिंग जो है वो क्या है, गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी का नाम जो है वो मिल्की वे है। सो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, और हिंदी में इसका एक और नाम है आकाश गंगा। यानी कि एंशियंट या प्राचीन समय में इसको आकाश गंगा कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इसको एक रिवर की तरह माना जाता था, यानी कि ये कहते थे कि ये मानो एक रिवर या नदी की तरह ये चमकता हुआ है। दैट इज वाई इसका नाम क्या रखा, आकाश गंगा। सो मिल्की वे, आकाश गंगा, डोंट फॉरगेट दोनों सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। सो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ इसका पार्ट है तो फिर अर्थ भी सोलर सिस्टम में ही है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है। नाउ अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ द स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड द गैसेस। अब गैलेक्सी अभी हमने पढ़ा था, गैलेक्सी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ द स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस होते हैं। यानी कि जो गैलेक्सी है वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट डस्ट पार्टिकल्स या क्लाउड से मिलकर बनी होती है। ओके, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स जो होता है वो बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर बनता है। यानी कि जो यूनिवर्स से सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या है, यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में क्या है, मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज है, और उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ द स्टार्स है। यानी कि हम कह सकते हैं बहुत सारे स्टार्स मिलके गैलेक्सी बनाते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाती है, यानी कि पूरा हमारा ब्रह्मांड बनाती है। स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर। अभी हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन कौन है, सो दैट इज द वीनस। ओके, वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ की तरह दिखाई देता है। नाउ विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। यानी कि सन से तीसरा नंबर जो नियरेस्ट है वो कौन सा प्लैनेट है, दैट इज अर्थ। अर्थ इज द third nearest planet to the sun. All the planets move around the sun in a कौन सा वाला path, that is a elongated path. Okay, so एक elongated path जिसको हम orbit कहते हैं, उसमें वो घूमते हैं। Last question, the pole star indicates the direction to the pole star जिसको हम कहते हैं हिंदी में ध्रुव तारा। वो किस डायरेक्शन को शो करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीटेट एसएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 6 to 8 एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।